हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर के। हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किए और जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उनको हमने एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये हमसे कहता है कि कौन सा एडवांटेज होगा अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को ऐड करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें कई चीज़ें मिलती हैं जो बेनिफिशियल होती है हमारे। जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है करंट की, यानी हर एक डिवाइस को अलग अमाउंट पे करंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसी हिसाब से फिर करंट को यूज करता है। अगर हम सेम वायर लेंगे यानी सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा करंट यूज करेगा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट कम करंट यूज करेगा। तो उससे क्या होगा, जो सीरीज में जुड़े हुए हैं सभी इंस्ट्रूमेंट, उनके जो पावर है या कंजम्पशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है और एक तरफ फ्रिज लगा हुआ है, दोनों के जो कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसका इफेक्ट हमें फिर देखने को मिलता है। इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम वायर को ही क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं उन दोनों की। और इस वायर को चेंज करने की जो कम्बिनेशन होती है उसे हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। एक बेनिफिट तो है ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ जाती है तो वो बर्न आउट हो जाएगा या उसकी वर्किंग रुक जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा सर्किट ब्लॉक हो जाएगा उस एक की वजह से। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ वो वायर ब्लॉक होगा जिसके साथ वो इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एनसीईआरटी बोर्ड में या एचबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। आपने कुछ इस तरह से कंबाइन करना है तीन रजिस्टर को कि नेट रिजल्ट आपका 4 आए, पहला केस, और दूसरा केस हमारे पास है 1 ओम आंसर है। तो हम देखेंगे इनको सबसे पहले सीरीज में ऐड करके, तो चेक करेंगे क्या हमारा आंसर मैच होता है इन दोनों में से और उसके सामने फिर उसको लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उनको पैरेलल में ऐड करके देखेंगे। अगर कोई आंसर मैच होता है तो उस ऑप्शन के सामने उसको रख देंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो हम अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। जैसे हमें 4 लेके आना है आंसर, तो 4 लेके आने के लिए हमने सीरीज में देखा नहीं आएंगे क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस है। पैरेलल में करके देखा नहीं आएंगे क्योंकि पैरेलल में मिनिमम 3 आंसर आ सकता है यहाँ पे, और इवन उससे भी कम। हमें 4 चाहिए है, ठीक है। तो 4 चाहिए हमें, तो पैरेलल भी यूज नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जो ट्रिक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करके देखेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2, ये कॉम्बिनेशन हमने चेक की किसी भी दो रेजिस्टेंस के लिए यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसको फिर ऐड कर देंगे सीरीज में अगले के साथ, ठीक है। तो हमने 3 और 6 को पैरेलल में ऐड करके देखा और जो आंसर आया 2 ओम आया आंसर इन पैरेलल में ऐड करने से। ये 2 आया है इनका नेट रिजल्ट। अब उस 2 को अगले 2 के साथ अटैच कर दिया जाएगा तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 4 आ जाएगा। ये रहा हमारे पास पहला आंसर। उसके बाद हमें 1 चाहिए, तो 1 में हम सभी को पैरेलल में ऐड कर देते हैं, आंसर हमारा 1 आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास अगला है क्वेश्चन। इसमें आपके पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं और 4 अलग अलग हैं। उनको आपने कंबाइन करना है। आप से ये नहीं बताया गया कि किस तरह से कंबाइन करोगे, जस्ट हमें बताना है कि किस तरह की कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकलता है और किस में हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट निकलता है। यानी सीरीज में अगर ऐड करते हैं तो बेसिकली हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा और पैरेलल में ऐड करते हैं तो बेसिकली हमें पता है लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो हम सभी को इस तरह से अटैच कर देंगे।
जिस ऑप्शन में हमें हाईएस्ट चाहिए उनमें सीरीज करके दिखा देंगे, जिसमें लोवेस्ट चाहिए उसमें पैरेलल करके दिखा देंगे। तो ये सभी बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे। आगे है Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? तो बहुत सिंपल आंसर है, जो आंसर देता है हमें कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो ग्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो ग्लो नहीं करता। तो बहुत आसान आंसर है कि टेम्परेचर की नीड जो होती है हीटर में ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर होती हैं वो ग्लो नहीं करती हैं, लेकिन जो फिलामेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं, वो ग्लो करते हैं। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उनके मटेरियल का डिफरेंस है। रजिस्टिविटी के बेस्ड पे आंसर है, जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर्स थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है, चार्जेस की वैल्यू दी गई है आपको, और हमें बताना है कि हीट जो रिलीज होगी इस केस में वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम उस एनर्जी का यूज़ करेंगे जो हम पावर में यूज़ करते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट में, आई स्क्वायर आर टी। अब जो जो वैल्यू आपको दी गई है उनका यूज़ करना है हमें। यहाँ पर वोल्टेज में वैल्यू दी गई है और आई में चार्ज में वैल्यू दी गई है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट को जो है चेंज कर लेंगे। यहाँ पर इनको रीअरेंज किया जा सकता है आई स्क्वायर आर टी को। इनमें हमने v को इंट्रोड्यूस करवाया किसी भी तरीके से, यानी i और v और r में रिलेशन होती है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, उसको आप यूज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद वोल्टेज 50 वोल्ट दे रखी है। यहाँ से चार्ज के और टाइम के साथ रिलेशन होता है करंट का, हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। 80 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, 1 आवर्स में सेकंड में काउंट कर लिए, और सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे एच में पुट कर दिया। ये हमें बताएगा कि टोटल कितनी एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, बहुत आसान था। हमने वोल्टेज ली, करंट लिया और टोटल टाइम लिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारे सामने है। उसके बाद ये है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। बहुत आसान है, वही सेम मेथड। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है, और टाइम की वैल्यू दी गई है, लेकिन सभी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो जूल्स लॉ कहता है आई स्क्वायर आर टी, वह सभी यूज कर लो, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हीटिंग लॉ हो जाएगी। उसके बाद है, ए पीस ऑफ वायर आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio of R and R dash is। ये कहता है एक वायर है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है, और रेजिस्टेंस उसका हमारे पास कैपिटल R है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो R आया। ठीक है, अब हमने उस वायर को सेकंड केस में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स हैं, जो इक्वल होंगे तो रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल सभी का सेम होगा। ठीक है, तो R/5 जो होगा वो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा। अब उन सभी पार्ट को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। पैरेलल में ऐड करने का आपको पता ही कैसे करते हैं। मान लीजिए नेट जो रेजिस्टेंस आएगा अब इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो R डैश आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे दी गई है, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 होता था। R1 क्या बन गया अभी, R/5, क्योंकि 5 पार्ट हमने कर दिए थे। सभी को पैरेलल में ऐड कर दिया इस तरह से, और उनको फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो R/25 ये आंसर हमारा आ जाता है R डैश के। अब R डैश और R को आप रीअरेंज कर लेंगे तो आंसर 25 आता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे ठीक रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। बहुत आसान है, आई स्क्र आर ये तो है इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद आई आर स्क्र ये हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, जो भी है वो
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है, यहाँ पर जो आई आर स्क्वायर है वो आंसर रॉन्ग है, इसको आप चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो डी दिया गया है, तो सभी के सभी करेक्ट कर लोगे आप। लास्ट लाइन पढ़िए, हेंस द ऑप्शन बी डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, यानी हम सही थे। क्योंकि अगर पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि करंट की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी आई स्क्वायर की फॉर्म में, तो आई आर स्क्वायर जो है ये आपका नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो बल्ब दिए गए हैं आपको, एक काम करता है 220 वोल्टेज पे और उसकी पावर है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यानी 110 वाट है, यहाँ पे वोल्ट है, तो पावर जो कंज्यूम हो रही है उसमें कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान है, यहाँ पर आप पावर और वोल्टेज का केस है, यहाँ पर आप करंट को नहीं प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग करंट ड्राइव हो सकता है, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं निकालनी होती जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट भी क्या दे, अलग अलग। लेकिन यहाँ पर मटेरियल सेम होने की वजह से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सेम आएगा। तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, पावर में फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जब होगा तो आर की वैल्यू जो होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी हो जाएगी। जो पावर दी गई है फर्स्ट केस के लिए आप यूज कर लोगे, 484 ओम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है। अब दूसरे रेजिस्टेंस को हम इस रेजिस्टेंस को आप दूसरे एक्सप्रेशन में यूज करोगे, यानी जब हमने पावर को 110 वोल्ट लिया है, 110 वोल्ट यहाँ पर जो है हमने लिया वैल्यू को, तो पावर की जो वैल्यू होगी 110 उसका स्क्वायर 484, ये आंसर नीचे आ जाता है। तो हमारे पास 12100 डिवाइड बाई 484, ये जो सॉल्यूशन होता है 25 वाट आता है। आंसर हमारे पास डी हो जाएगा इसका। ये कुछ इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन की टाइप के होते हैं, मतलब वो हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक रिलेशन फाइंड करनी है आपने दो अलग अलग वायर के लिए, जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, डायमीटर क्या है वो भी इक्वल है, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में अलग अलग है। और दो वायर है ये, मतलब दोनों वायर का रेजिस्टेंस अगर हम R1 और R2 मान लें, ठीक है, तो इक्वल लेंथ होने की वजह से, इक्वल डायमीटर होने की वजह से, मटेरियल सेम होने की वजह से दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब सीरीज में ऐड करोगे तो 2R हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों। पैरेलल में करोगे तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आएंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमसे कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी दोनों केसेस में वो बताइए कितनी होगी। सिंपल है, आपके पास एक्सप्रेशन होती है आई स्क्वायर आर टी, ये है, और दोनों को आप ऐड करोगे तो एक बार सीरीज में ऊपर लिख लीजिए, उसको पैरेलल वाले नीचे लिख लीजिए। तो जब इक्वेशन लिखोगे हीट वन लिखोगे आई स्क्वायर आर टी, ये बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और जब इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे यानी H2, वो बन जाता है आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 और साथ में टी, ये इक्वेशन हो जाती है 2। दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो रेशियो आएगा आपके पास वो आ जाएगी 1:4। बिल्कुल आसान है, आप इसको ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम पोटेंशियल अगर मेजर करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हमें पता ही है, पोटेंशियल मीटर, या फिर कह सकते हो वोल्ट मीटर। और इसको किस तरह से अटैच किया जाता है किसी सर्किट में, हमें पता है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन है और आप इनको फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन रजिस्टिविटी पे बेस्ड है, और रजिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंथ और एरिया देखोगे, उसके बाद रेडियस को आप एरिया में यूज करोगे, और फिर रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको पुट करना है। ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होती है इसकी, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। बाकी आप सभी को
बताई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।